नमस्कार। हम कल जो चर्चा की अपन ने वो की थी नारीवाद पे और पारिस्थितिकवाद के ऊपर। आज बुधवार है क्या? मंगलवार। ठीक है। फाउंडेशन की चर्चा कर रहे हैं और फाउंडेशन में आज हम चर्चा करेंगे, वो शुरुआत करेंगे अराजकतावाद से। एनार्किज्म पे। एक जो क्वेश्चन है ना आजकल, और कई बार दो, ये क्वेश्चन कंटेम्पररी जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, आइडियाज और कंसेप्ट्स हैं उनके ऊपर आते हैं। अब आप में से जो बिल्कुल ताजा बीएड करके आए हैं और उससे पहले उन्होंने एमए की है, उनके साथ ये थोड़ी सी दिक्कत रहती है कि जो कंटेम्परेरी क्या है, आइडियोलॉजीज क्या है, कंसेप्ट क्या है, थियरीज क्या है, इसको लेके, क्योंकि हमने ऐसे गंभीर शब्दों को अपने जीवन में आने ही नहीं दिया। हमने पूरी कोशिश की कि हमारे जो मस्तिष्क के तंतु हैं वो हिलने नहीं चाहिए, और जो मस्तिष्क है वो बिल्कुल पेटी पैक रहना चाहिए। उस पे कोई ज्ञान रूपी अक्षर है वो छपना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे दिमाग पुराना हो जाता है और पुराने दिमाग की वैल्यू नहीं होती। क्योंकि जो चीज घिस गई उसको बाजार में कोई पूछता नहीं है, तो हमारा दिमाग बिल्कुल एकदम फ्रेश है। इसमें बहुत ज्यादा शब्द, ज्ञान, समकालिकता, विचार, विश्वास, मूल्य, भावनाएं नहीं है। कौन सी पीढ़ी है? जेन जी, है ना। सबसे बड़ी टेंशन है ओटीटी के ऊपर नई फिल्म कौन सी आई है। क्या आश्रम का चौथा सिक्वल आ गया क्या? क्या पंचायत वापिस आ गई क्या? तीसरा सीजन आ गया उसका? अभी अभी जो पिज्जा और बर्गर की नई किस्में आई है वो कौन सी आई है? कोक और पेप्सी है, इनमें ज्यादा टेस्टी कौन है? तो हमारी टेंशन अलग प्रकार की है। लेकिन शुक्र है कि आप ऐसे नहीं है, क्योंकि हम सब गांव से आए। अभी थोड़ी बहुत जो मौलिकता, रचनात्मकता, सोच और व्यवहार और मानवता बची है, वो सिर्फ कहाँ बची है? गांवों में बची है, छोटे कस्बों में बची है। मेगा सिटीज के हाल बहुत ही बुरे हैं। ये बंद दिमाग हो गए हैं मेगा सिटीज के, और युवाओं के तो हालत बहुत ही खस्ता है। तो एक ही चर्चा हुई थी, बोला नहीं रहना है। तो बोला नहीं रहना है, शाना बनना है तो बने कैसे? शाना बनने का एक ही तरीका है कि जितने भी शब्द सुन लो और उनके अर्थ पता नहीं हो तो उनके अर्थ पता करो। हम क्या पता कर रहे हैं? लड़के तो एक ही चीज का पता कर रहे हैं, कुड़ी केड़े पिंड तो आई है, केड़े शहर तो आई है, पता करो। नहीं नहीं, वो पता नहीं करना है कुड़ी कहाँ से आई है। वो कहीं से आई होगी, वो चाहे गांव से आई होगी, चाहे पिंड से आई होगी, उससे क्या फर्क पड़ता है। हाँ, मैं जुजू में ग्रेड सेकंड वालों को मैं कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा रहा था, तो वहां तो एक छोरियां जा रही, नहीं आई वो क्लास, तीन चार लड़के जा रहे थे। तो लड़कों ने वो गाना गाया पंजाबी वाला, पता करो कुड़ी केड़े पिंड तो आई है ते केड़े शहर तो आई है। वो दोनों छोरियां रुक गई। इना हो
हाँ, ना तो मैं पिंडू आई, ना मैं शेरू आई, मैं डाणियों आई यहाँ। तो जरूरी है क्या सारी लड़कियां पिंड और शहर से आई? इस गाने में एक शब्द और डालो कि कुड़ी के रे डाणी तो आई है। तो इससे फिर आपके विचार क्या हो जाएंगे, व्यापक हो जाएंगे। अब बेरोजगारी का भारी दौर है, राजनीति विज्ञान का पेपर अल्ट्रा टफ है, ठीक है। तो अब सबके चेहरे क्या है, लटके हुए। तो जीवन ऐसे थोड़ी चलता है, जीवन ऐसे हंसने से मुस्कुराने से चलता है। तो आपकी इच्छा है, आप चाहो तो मुंह ना ये बटोड़ो सो कर लियो, आप चाहो तो इसको ऐसे कर लो। जब मुंह को ऐसे करोगे ना, 2-4 बार ऐसे करोगे, तो आपके जो चेहरे की बहुत सारी जो मसल्स है वो हिलेगी डुलेगी। इससे आपके चेहरे पे क्या आएगी, सुंदरता आएगी। तो हमेशा ही ध्यान रखना कौन से औरत और पुरुष अच्छे लगते हैं, जो हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहते हैं। रुद्दू राम को कोई पसंद नहीं करता। इस यही कारण है कि आजकल नाम भी नहीं मिलते, कौन से रुद्दू राम नाम ही गायब हो गया है। तो आप हंसो मुस्कुराओ, क्योंकि पोस्ट आई भी है। पहले सालों तक पद ही नहीं आते थे, अब लगातार आ रहे हैं। तो ये कोई टेंशन की बात नहीं, अच्छी चीज है। आपका मई में पेपर है, आपका सिलेबस इतना ज्यादा है कि आप 24 घंटे पढ़ोगे तो ही पूरा होगा। अगर बीच में 2-4-10 दिन मस्ती मार ली तो वो पूरा नहीं होगा। आप इसी बार तैयार करो। कल नारीवाद की चर्चा चली थी, हमने नारीवाद की विभिन्न धाराएं की थी और नारीवाद की चौथी धारा तक चले गए थे। नारीवाद में हमने वुलो स्टोनोग्राफ की चर्चा की थी। नारीवाद में हमने एंजल्स की चर्चा की थी। एंजल्स किस प्रकार का नारीवादी है बताओ, उदारवादी, समाजवादी, उग्रवादी या किस प्रकार का है? समाजवादी है। एंजल कार्ल मार्क्स का दोस्त था। कार्ल मार्क्स जब भी संकट में आ जाता था तो उसकी आर्थिक सहायता यही किया करता था। ये बहुत बड़ी संपत्ति का मालिक था एंजल जर्मनी का ही, कार्ल मार्क्स भी जर्मनी का। फिर दोनों घूम घाम के वापिस कहाँ आ गए, ब्रिटेन के लंदन में रहा करते थे। उग्र नारीवाद की चर्चा की थी। तब हमने शिमोन दे बुआ की चर्चा की, कैट मिलेट की चर्चा की, एलेस्टीन की चर्चा की थी, जर्मनी गिर की चर्चा की थी, वर्जीनिया वुल्फ की चर्चा की थी, ये चर्चाएं की। मेरी डेली की चर्चा की थी ये। फिर हमने तीसरा नारीवाद किया था, जिसमें नारियां नारियों से अलग हुई। नारियां श्वेत, मध्य मार्गी और आत्मनिर्भर नहीं होती। नारियां अश्वेत होती है, उनके दुख अलग होते हैं। औपनिवेशिक देशों की नारियों के दुख अलग होते हैं। पर्यावरणीय नारीवाद, उत्तराधुनिक नारीवाद, भांति भांति का नारीवाद किया। फिर हम पर्यावरणवाद के ऊपर आ गए, इकोलॉजिज्म पे आ गए, पारिस्थितिकवाद के ऊपर। अर्नेस्ट हैकल ने इसका प्रयोग किया था। ये क्वेश्चन आया हुआ है, इस कहीं से कोई क्वेश्चन उठा लेते हैं ये। उसका राजनीति विज्ञान से कोई संबंध नहीं है अर्नेस्ट हैकल का, वो तो जीव विज्ञान से संबंध है उसका, लेकिन उठा लिया उसको। इस बार आपके संरचनावाद आया था। इसमें फर्नांड ससुरी करके नाम तक नहीं लिखा जाता उसका, ससुरा लिखे, ससुरा लिखे। वो भाषा विज्ञान नहीं है मूलतः है। और क्वेश्चन पूछ लिया तो इन्होंने ये निश्चय किया कि हम मर्जी है वो पूछ लेंगे, क्योंकि जब ये पॉलिटिकल थ्योरी, इट्स नेचर एंड कंसर्न, ये शब्द लिख देते हैं ना, तो पॉलिटिकल थ्योरी की नेचर में सब प्रकार की थ्योरी आ जाती है। जब आप ये लिखते हैं कि आपके जो क्वेश्चन आएगा वो मानव पे आएगा, मानव लिख दिया तो कौन सा मानव, अफ्रीकन मानव, चीनी मानव, भारतीय मानव, अमेरिकी मानव, औरतें, पुरुष, बच्चे, सारे धर्म, मानव में तो सारे ही आ गए ना फिर। तो इन्होंने दुरुपयोग क्या किया, पॉलिटिकल थ्योरी शब्द को पकड़ा। और पॉलिटिकल थ्योरी शब्द है वो आपके 12th लेवल का है, लेकिन उसको पकड़ के ही कहां ले गए, पीजी से भी आगे ले गए, पीजी से भी आगे। तो अब इसका उपचार यही है
कि अपन जो मुद्दा कर रहे हैं सारा पीजी लेवल और उससे आगे का ही कर रहे हैं। तो एमए में नहीं पढ़ते उससे भी आगे पढ़ रहे हैं अपन। आपको एमए में कभी उत्तर आधुनिकतावाद नहीं पढ़ाया गया था, उत्तर संरचनावाद नहीं पढ़ाया गया था, संरचनावाद नहीं पढ़ाया गया था। इकोलॉजी बहुत ही कम चर्चा होती है। मैं कल आपको कट्टरतावाद और पढ़ाऊंगा, फंडामेंटलिज्म मैंने आज तक नहीं पढ़ाया, कल आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं है, कहीं से कुछ भी पूछ सकते हैं। अपने यही है कि अपने ज्यादा से ज्यादा कर ले। अब याद कितना रहता है, ये तो मानवीय मस्तिष्क का सामर्थ्य होता है, और याद रखने का एक ही तरीका है, वो है बार बार दोहराव। आप कितने एक मनोयोग से कितना ध्यानपूर्वक कितना चिंतन और मनन करते हैं, ये दोहराव है। एक दोहराव होता है खुली आंखों से, एक दोहराव होता है बंद आंखों से। खुली आंखों वाला दोहराव है, ये शुरुआत है, और इस दोहराव की पीक होती है वो बंद आंखों वाला होता है, कि जब आंखें बंद करते हैं ना तो आपका सारे की सारी चीजें इकोलॉजी कहते ही और आपके दिमाग में सारी एक तस्वीर सीरीज से तैयार हो जाए। नहीं है तो दोबारा देख के उसको तैयार कर लो। तो बार बार आंखें बंद करके मनन करना, तब सब्जेक्ट तैयार होता है। हम इतनी भारी बातें नहीं करते, हल्की फुल्की बातें कर लेते हैं। लेकिन मुद्दा ये है कि जितने भी और विषय हैं उन सब विषयों में राजनीति विज्ञान बहुत ही भारी हो गई है, बाकी फर्क नहीं पड़ता। संडे को एपी के पेपर लग रहे थे, एपी के पेपर लग रहे थे, तो मैं देखने गया भाई स्टूडेंट्स की कोई शिकायतें तो नहीं है क्या। मैं उनसे मिलने चला गया, असिस्टेंट प्रोफेसर वालों से, उनकी टेस्ट सीरीज चल रही है। तो वहाँ जूलॉजी के, बॉटनी के, केमिस्ट्री, फिजिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सबके से कुछ बच्चे नहीं आए, उनके पेपर पड़े थे सब सब्जेक्टों। तो इन सबका मैंने एक एवरेज निकाला ना, तो सबके पेपर 21 पेज के थे। बाई लैंग्वेज है, तो ऐसे मान लो 11 इंग्लिश के पेज और 11 हिंदी के पेज, तो वो 21 पेज के थे। हाईएस्ट पेपर वो 21 पेज का था, अपना पेपर 48 पेज का था। उनसे कितना गुना? 2 गुना। अभी भेज देते हैं आपको, आप देखना। आज मैं अभी पेपर, आज कल मैंने एक पेपर डाला है, उसको खोलना, वो कितने पेज का है। कल 3rd नंबर पेपर डाला, देख लो एक बार कितने पेज का, आपको आइडिया लग जाए। एक बार कल मैंने डाला है बड़े वाले ग्रुप के ऊपर, देखो से कितने पेज का है, एक बार देख लो फिर बातें। मैं तो भूल गया 3rd पेपर कितने पेज का था। ये इतने बड़े पेपर क्यों आते हैं? एक भी क्वेश्चन अपने सीधा नहीं आता, आपने देखा होगा। 1 लाइनर क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस में बंद, एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 10 फैक्ट्स है। हाँ 52, मैंने 4 कम ही बताए हैं। ठीक है, 52 पेज का पेपर आया है। आपका ऐसा ही आएगा बेटा, चिंता मत करो। अभी आप आए हो, ऐसे पेपर आपको करने पड़े तो क्या हो जाएगा? क्या 100% हो जाएगा? हमारे मस्तिष्क में अपार सामर्थ्य है, जरूरत है उस सामर्थ्य का प्रयोग करने की। इस दुनिया में सबसे जो खतरनाक होता है ना, वो होता है आदमी। आदमी मतलब महिला पुरुष दोनों शामिल कर लो, मानव से खतरनाक कोई नहीं। बस आपको ये विश्वास करना है कि मैं किसी से कम नहीं, मैं लेट नहीं हूं, मैं पीछे नहीं हूं, मैं किसी से कम नहीं हूं। ये विश्वास आते ही ना, फिर देखो आपकी तैयारी कैसे हो। भगवान ने हमें सारी नियामतें दी है। वो परसों मैं भास्कर में पढ़ रहा था कि एक शिक्षिका ने क्लास के अंदर 7 अजूबे लिखने के लिए कहा। तो बच्चे 7 अजूबे लिख रहे हैं, तो वो लिख रहे हैं मिशा की वो झुकी हुई मीनार, गज गिजा के पिरामिड, ताजमहल, ये बेबीलोन के हैंगिंग गार्डन, ये सब 7 आश्चर्य है। एक छात्र भी लिख ही रहा है, बाकी सबने 7 जल्दी जल्दी के पेपर दे दिया। मैडम गई तो क्या लिख रहा है, वो और चीजें लिख रहा है। वो कह रहे हम संसार को देख पा रहे हैं, ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। हम महसूस, सबसे बड़ा आश्चर्य है। हम चीजों को सूंघ पा रहे हैं, ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। हम चीजों का स्वाद ले पा रहे हैं, ये सबसे बड़ा आश्चर्य है।
हम चल पा रहे हैं, ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। हमारे सारे अंग स्वस्थ हैं, ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। तो और हमें क्या चाहिए? तो किसी के कुछ नहीं है, किसी के कुछ नहीं है, भगवान ने अपने को सब कुछ दिया है, आंखें, हाथ, नाक, कान और सारे स्वस्थ हो दिए हैं। तो अब अपने को चाहिए क्या? बस इन सब का क्या करना है? यूज करना है। इससे बड़ा आश्चर्य कुछ नहीं है। जब ये नहीं होंगे ना, तब इनकी इंपॉर्टेंस पता चलेगी। तो ये भी आश्चर्य है कि हम सब स्वस्थ हैं, बढ़िया हैं, हेल्दी हैं, तो करना क्या है? मस्तिष्क है जो रोड़े अटकाता है। शरीर तो बेचारा है, शरीर तो कठपुतली है, तो इसका संचालक ऊपर बैठा है, ऊपर वाले माले में है सब कुछ यहाँ। अब ये गड़बड़ करता है शायद, ये शरीर को कहता है तू फैल जा, जैसे मेरे शरीर को इसने कह रखा है तू फैल। भूख पेट में थोड़ी लगती है, भूख कहाँ लगती है? मस्तिष्क में लगती है। नींद किसको आती है? इस मस्तिष्क को आती है। ये जो भी सुख भोग करना चाहता है, ये मस्तिष्क कहता है शरीर को तू भोग, तो फिर शरीर भोगता है। मस्तिष्क कहता है ना नहीं भोगना है, तैयारी करनी है, तो शरीर चुप हो जाता है और तैयारी में लग जाता है। तो एक छोटी सी चीज है, उसको थोड़ा थोड़ा नियंत्रित करने को, उसको बहुत ज्यादा नहीं करना, साल भर कर लो, उसके बाद अच्छे रिजल्ट आएंगे। मनोयोग से 5-6 महीने पढ़ लो, आपकी अधिकांश की नेट हो जाएगी। तो साल भर बाद अपना पेपर है, 8-9 महीने बाद वो भी हो जाएगा। लगे रहो, बहुत अच्छे रिजल्ट आए। तो अब हम आज किसकी चर्चा करेंगे? अराजकतावाद, अनार्किज्म की। अब ज्यादा ज्ञान बंटवारा नहीं होगा, मुद्दे पे आ जाओ। ये शुरू शुरू में होता है थोड़े दिन। एक ना नए पुराने में भेद मत किया करो। कई यहां बैठे हैं वो पुराने वाले, कई नए हैं। अब एक कोई नई लड़की गांव से आई और दूसरे से पूछे कि भाई, हाँ मैं नई नई आई हूँ, क्या मैं आई है, मारो ही की कौन बनी हो, तेरे तो बड़ा ही कौन की किया का 3 साल हो गया एक मास्टरी कर बढ़िया, घर की कौन आया, तो क्या मैं आई है तू? मारकान देख, मारकान पहलो तो वो मारो है, तू तो आई है काल की भूतनी मसाना माद है, ये कौन सा लगा, तू पछ उड़ जा, क्यों उड़ जाए? नहीं जाएंगे, टिके रहेंगे, पढ़ने के लिए आए। तो ना, तो पुराने वाले हैं, नए वालों को डिमोरलाइज मत किया करो, पहले ही सुन लो, है ना। कंपटीशन ऐसे कम नहीं होता। कई क्या करते हैं कंपटीशन कम करने के लिए, वो बावले हैं कि उनकी दृष्टि कूप मंडूक वाली है, कुएं का मेंढक। वो ये सोचते हैं बस इतना ही कंपटीशन है अपना। तो 4 दोस्त आए तो वो अपने नोट्स क्या करेंगे, नीचे छुपा लेंगे, इसको पता नहीं चल जाए भी मैं क्या पढ़ रहा हूँ। किताब नीचे छुपा लेंगे। कोई नई किताब मिली आपको, मान ले आप राजीव भार्गव ले आए, अब किसी ने पूछा क्या पढ़े, कि क्या पढ़ना है, कुछ ही पढ़ लो, क्या फर्क पड़ता है, कुछ ही पढ़ लो, किताब नीचे छुपा दी। तो तुम एक ही थोड़ी जानता और जानते उस किताब के बारे में सब जानते हैं। तो इसे मूर्खतापूर्ण हरकतें मत किया करो। जैसे ज्ञान तुम्हारे पास है, इंटरनेट की वजह से ज्ञान सर्वसुलभ है, ऑनलाइन होने की वजह से ज्ञान किसी की बपोती नहीं है। तो जो पूछे ना उसको सही राय दिया करो। फिर क्या कहेंगे, भाई क्या मुंह पढ़ा भैया, मैंने पता नहीं, तो पता नहीं कौन कौन से थिंकर की कौन कौन सी किताब, बस वो पढ़ ले। अब वो मिलती नहीं है, पढ़ कहाँ से ले, वो बंद ही हो गई, उसमें से क्वेश्चन नहीं आते, वो किताबें बताएंगे ताकि इसको पटरी से उतार दे। तो हम क्या करते हैं, सही राय और दे देते किसी को, तो आप ऐसा मत किया कर। जो आप पढ़ रहे हैं, जो आपको पता है उतना बता दिया, क्योंकि मुझे इतना पता है। मैं मुझे बहुत ही हंसी आती है। एक शिक्षक के पास मैं पढ़ने मैं गया तो किताब में पूछने था, मैं यार मैंने एमए पॉलिटिकल साइंस से की है। तो मेरी उम्र में छोटा था वो, बस पद में बड़ा था, मैं ग्रेड 3 में था, वो स्कूल लेक्चरर था। वो किताबें बता दे, अब बस किताबें क्या, उसी पढ़ लो, कुछ पढ़ लो। एक किताब का नाम नहीं बताया, अब मुझे पता नहीं क्यों, मैंने एमए प्रीवियस तो किताबें पढ़ी, नंबर नहीं आए, तो मैंने अगली बार क्या पढ़ा, वन वीक सीरीज पढ़ी और नंबर आए दब्बू गए। तो मैंने पहली बार देखा कि न सिर्फ बच्चे वन वीक सीरीज के एडिक्ट है, बल्कि शिक्षक भी एडिक्ट है वन वीक सीरीज के।
तो मुझे किताबें ज्यादा नहीं पता थी, कंपटीशन लेवल की नहीं पता थी जो एकदम हिट करती हो। तो मैं गया तो कुछ ही पढ़ लेता, क्या फर्क पड़ता है। फिर मैं चलने लगा, ऐसे करो आप मेरी क्लास में आया करो, फिर मैं किताबें बताऊंगा। तो ठीक है, मैं 5 दिन गया, 10 दिन गया, 15 दिन गया, और मैंने कोई 3 1 महीने की फीस क्या दे दी, एडवांस दे दी, तो ये लो। अब चूंकि अब यहाँ मैं राशन पढ़ के गया तो बौद्धिक विकास तो हो रखा था, चीजों को समझ मेरे को खुद को आती थी, और फिर मैं मनन करना सीख गया था, चीजों को सोचना सीख गया था, ज्यादा जोर नहीं आता। अब मैं सोचू कब ये किताब बताए और कब मैं छुटकारा पाऊं यहां से। एक दिन गुरुजी मुझे अपने पर्सनल कमरे में लेके गए, बोला मैंने ये किताब में पढ़ता हूँ, आगे कपड़ा लगा के उन किताबों के नीचे से कपड़ा फंसा के इसे पैक कर रखा। मैंने कहा आप धन्य हैं, आप महान हैं, आप शिक्षक हैं। फिर मैंने पहला काम क्या किया, मैंने वो किताबें देखी, उनके अलावा और ऐड किया। उस टाइम नेट नहीं था, इसे सर्च नहीं होती थी चीजें, तो मैंने यहां वहां से फोन वोन करके फिर मैंने अपना दायरा बढ़ाया, फिर मैंने किताबें पता की। और देखते देखते मैं जिस क्षेत्र में था वहां उस टाइम 2 लोग नेट थे, और अगले एक साल में 35 40 हो गए। और हालात ये हो गए कि सूरतगढ़ से छोटे से कस्बे में जिससे पूछो क्या कर रहा है, कि मैं नेट हूं और एपी की तैयारी कर रहा हूं, इतने लोगों की नेट हो गए। हुआ क्या था, आपने जो मटेरियल था उसका क्या किया, प्रचार प्रसार, इतना ही। आपको नोट्स मिल गए, आप जैसे ऑनलाइन आ गए, उनको फट से स्प्रेड कर दिया करो। मैं तो खुद कहता हूँ मेरे नोट्स ना स्प्रेड कर दिया करो यहाँ वहां, उस बेचा मत करो, हाँ फैला दिया करो फ्री के अंदर, है ना। तो किसी को पहुंचे वही ठीक है, तो आप ऐसा काम किया करो, खुद भी कुछ जानते हैं तो औरों को बताया करो, ताकि औरों का भला हो जाए। आप कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके आसपास वालों के मारने से आप स्कूल लेक्चर वाले बनने वाले नहीं है। बहुत ही कंपटीशन है राजस्थान में, तो आपका कंपटीशन आपके तो अदृश्य प्रतियोगी है, वो तो दिखाई नहीं दे रहे आप, तो मत नुकसान किया करो। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप में बहुत सारे नए हैं, वो पुराने वालों की ज्यादा बात मानना भी मत करो ना, जो दीदी और भैया है ना, उनकी नेगेटिव बातें तो बिल्कुल मत सुना करो, भी पॉजिटिव रहा करो। अब आए गए हैं, ओखली में सीट दे ही दिया है, तो मुश्किल से डरना नहीं है। ठीक, अब चर्चा करेंगे अराजकतावाद की, एनार्किज्म की। अराजकतावाद है क्या? देखिए इसके 2 निहितार्थ है, इसका एक हम नेगेटिव एस्पेक्ट लेंगे और एक पॉजिटिव एस्पेक्ट लेंगे। नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है? नेगेटिव एस्पेक्ट ये है कि हम जब मनु की चर्चा करते हैं कि मनु क्यों आया, क्योंकि मत्स्य न्याय था। मत्स्य न्याय का तात्पर्य है कि जहां किसी का भी जीवन सुरक्षित नहीं होता, ऐसी झगड़े की अवस्था जहां छोटी और बड़ी सभी मछलियां हैं वो मृत्यु के भय से ग्रसित हो, उसको मत्स्य न्याय बोलते हैं। मत्स्य न्याय में बड़ी मछली ताकत की वजह से छोटी मछलियों को खा जाती है, और छोटी मछलियां एक साथ बड़ी मछली के पेट में घुस के दिमाग से उसका पेट चीर के बड़ी मछली को मार देती है। तो किसका जीवन सुरक्षित है? किसी का भी नहीं। तो ऐसी झगड़े की अवस्था, ऐसी अव्यवस्था, ऐसा डिसऑर्डर, उसको हम क्या बोलते हैं? मत्स्य न्याय। इसको हम क्या कहते हैं? अराजकता। मनु के समझ में आ गए? अब आ गया होब्स की व्यवस्था नहीं थी, लोग झगड़ रहे थे, सारा संघर्ष पैसे को लेके, शक्ति को लेके और ग्लोरी को लेके था। 24 घंटे मृत्यु का भय सताया करता था, आदमी आदमी को देख के डरता था। ऐसी अवस्था को उसने क्या नाम दिया? ऐसी क्रूर, छोटी, खतरनाक, विभत्स अवस्था, अंधेरी अवस्था, इसका नाम क्या है? प्राकृतिक अवस्था। तो होब्स जिस प्राकृतिक अवस्था की चर्चा करता है, स्टेट ऑफ नेचर की चर्चा करता है, वो भी अराजकता ही है। तो होब्स की प्राकृतिक अवस्था
और मनु का मत्स्य न्याय, ये अराजकता है। तो अराजकता का ये तात्पर्य है, मैं यहां से निकलते आप जोर जोर से बोलने लग जाओ, एक दूसरे के झगड़ा करना स्टार्ट कर दो, और कागज के ऐसे रॉकेट बनाओ, उन पे कुछ लिख के ऐसे भगाना शुरू कर दो, ऐसे हवाई जहाज उड़ाना शुरू कर दो, जैसे उड़ाया करते थे बचपन में। तो ये इस क्लास में क्या फैल गई? अराजकता फैल गई। ये फैली क्यों? क्योंकि एक ऐसी सर्वोच्च सत्ता नहीं थी जो सबका व्यवहार नियंत्रित कर सके। तो जब प्रलय आई, मत्स्य न्याय आया, सबका जीवन असुरक्षित हो गया, सारे लोग आपस में लड़ने लगे, कंट्रोल करने वाला कोई था नहीं। तब फिर ईश्वर ने एक व्यक्ति को भेजा धरती के ऊपर, किसको? मनु को, कि अब तू सबका राजा है। मनु बोला ठीक है, मुझे क्या करना होगा? कि तुझे अराजकता को समाप्त करना है, व्यवस्था का निर्माण करना है, शांति का निर्माण करना है। तो राजा किस लिए आया था? शांति व व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। शांति और व्यवस्था को इंग्लिश में लॉ एंड ऑर्डर बोलते हैं। लॉ एंड ऑर्डर के लिए है पहला राजा। ये जो झगड़ रहे थे उनको शांत करने के लिए। तो राजा ने क्या किया? राजा बोला मैं तुम सबका जीवन सुरक्षित कर दूंगा, लेकिन बदले में टैक्स देना होगा। लोगों ने कहा दे देंगे, बस सुरक्षा चाहिए, हमें कोई मारे नहीं दूसरा। तो सारे डरे हुए, रात को नींद नहीं आती। बोला नहीं मारेंगे। तो उसने क्या किया? लोगों ने टैक्स दिया ना, उसने पुलिस रखी और मिलिट्री रखी। पुलिस क्या करती थी? जैसे दो लोग झगड़ते थे, एक दूसरे को मारते थे, पुलिस उनको पकड़ती और जेल में डाल देती और राजा का इसको पीटो। अब सारे लोग किससे डरते थे? राजा से डरते थे, और सारे लोग कंट्रोल में आ गए। तो आंतरिक लेवल पे लोगों का जीवन सुरक्षित हो गया। अब आगे बाहर के लोग आक्रमण कर सकते हैं, दूसरे राज्यों के लोग। तो सेना रखी गई, वो सेना अपने देश के नागरिकों की रक्षा करती थी। तब फिर राज्य आया तो राजा आया, न्यायाधीश आए तो दंड देते थे, सेना आई और पुलिस आई, और ये चारों चीजें मिली तो क्या बना? राज्य बना, राजा बना, यानी मनु का राज्य आया। और अराजकता है ये सही हो गई, और शांति और व्यवस्था की स्थापना हो गई। अब बताओ, होब्स की प्राकृतिक अवस्था, इसकी समाप्ति कैसे हुई? बताओ। लोगों ने क्या किया? आपस में समझौता किया, समझौता करके राज्य बनाया, लेवियाथन के रूप में राजा बनाया। उसके हाथ में बहुत बड़ी तलवार दी। वो बोला अगर तुम लोगों ने किसी ने भी एक दूसरे के ऊपर कटारी और चाकू चलाए तो ये क्या है? तलवार है, 1 मिनट में गला काट दूंगा। सारे लोगों ने अपनी छुरियां चाकू फेंक दिए, शांत हो गए, एक दूसरे को मारना बंद कर दिया। अपन क्यों नहीं मारते एक दूसरे को? हाँ, क्योंकि हमें जेल जाने से, न्यायाधीशों से और पुलिस से क्या लगता है? डर लगता है। ठीक है। एक दिन ऐसी बहस चल पड़ी। मेरा एक दोस्त था थानेदार, वो नया नया थानेदार बना, ट्रेनिंग ले रहा था। तो मैंने उससे कहा तुम्हारे तो स्लोगन लिखा होता है ना पुलिस का, उस पुलिस पे स्लोगन पे ये लिखा हुआ है कि आम जन में विश्वास और अपराधियों में भय। उल्टा होता है, अपराधियों को तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास है और आम जन में तुम क्या पैदा करते हो? भय पैदा करते हो। इस स्लोगन को उल्टा करो। मैंने इससे मजाक किया, ऐसे बोला ऐसा है। अपने एक काम करते हैं, तो ऐसी एक डुगडुगी बजा दे, एक सार्वजनिक घोषणा कर दे कि अगर 24 घंटे तक आप कुछ भी करो, स्वतंत्र है, पुलिस आप पे कोई केस नहीं करेगी, आप पे कोई केस नहीं करेगा, 24 घंटे तक आप पूर्ण स्वतंत्र है। तो बताओ लोग क्या करेंगे? सबसे पहले वो संपत्ति लूटेंगे, अपने दुश्मन को मारेंगे, औरतों से रेप करेंगे, ठीक है, और वो हत्याकांड करेंगे बड़े बड़े, कि उनको पता है केस नहीं हो रहा। समाज में ऐसी अव्यवस्था फैलेगी, संभाले नहीं संभलेगी, 24 घंटे में तहस नहस हो जाएगा समाज। तो पुलिस क्या करती है? अराजकता को रोकती है। तो अराजकता रोकने के लिए बताओ क्या बना फिर? तो शुरुआत में जिस राज्य का निर्माण हुआ था वो शांति और व्यवस्था वाला राज्य था, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट बोलते हैं। ऐसे राज्य को हम बताओ कौन सा राज्य बोलते हैं? पुलिस राज्य बोलते हैं। तो एक तो ये अराजकता होती है, ये तो इसका नेगेटिव अर्थ है। अराजकता तो लड़ाई झगड़ा, अव्यवस्था, दंगे फसाद, अराजकता होती है।
दूसरी है अराजकता का पॉजिटिव एस्पेक्ट देख सकते हैं। ये क्या है? पॉजिटिव एस्पेक्ट का मतलब है कि अराजकता एक अच्छी स्थिति है। अराजकता का तात्पर्य है राज्य का नहीं होना, दमनकारी कानूनों का नहीं होना, शोषण का नहीं होना, अपराध का नहीं होना। कुल मिला के कौन सा राज्य होना? राम राज्य होना। दमनकारी कानून नहीं है, शोषण नहीं है, अपराध नहीं है, ऊंच नीच नहीं है, भेदभाव नहीं है, वर्ग नहीं है। तो अब बताओ राज्य होता किस लिए है? कि राम राज्य में कोई भी व्यक्ति घरों के ताले नहीं लगाता। बताओ क्यों? क्योंकि राम राज्य में चोरियां नहीं होती, चोरी नहीं होगी, डकैती नहीं होगी, अपराध नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा, शोषण नहीं होगा। तो पुलिस क्या काम करेगी? मक्खी मारेगी। पुलिस का काम क्या बचा? पुलिस नहीं होगी। लोग एक दूसरे के ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे तो सेना भी नहीं होगी। तो न्यायाधीशों की भी जरूरत नहीं है, तो राज्य की भी जरूरत नहीं है। क्योंकि लोग इतने अच्छे हो गए हैं, शांत हो गए हैं, भले हो गए हैं, बराबरी वाले हो गए हैं, वर्ग विहीन हो गए हैं, अमीर गरीब का भेद समाप्त हो गया है। तो अब कुछ सारी व्यवस्था ही व्यवस्था हो गई है। तो अब व्यवस्था के लिए राज्य की जरूरत नहीं है। तो एक ऐसी सकारात्मक स्थिति जहां अपराध, शोषण, भय, अव्यवस्था नहीं है, उसको भी हम क्या बोलते हैं? अराजकता। क्योंकि ये कुछ नहीं है तो राज्य नहीं है, और राज्य नहीं है तो राज्य नहीं होने को हम क्या बोलते हैं? अराजकता। तो अराजकता दो प्रकार की भी तो हो सकती है। यहां भी तो अराजकता थी, तब तो राज्य लाना पड़ा। फिर लोग अच्छे हो गए तो राज्य वापस चला गया, तो वापस क्या आ गई? अराजकता। लेकिन यह अराजकता बुरी है, यह अराजकता अच्छी है। यहां तो सारे लोग बराबर है। ठीक है, हम ऐसा ऐसे दोबारा समझते हैं। क्लास में सारे बच्चे शोर मचा रहे थे, एक दूसरे को कोई प्रकार मार रहा था, कोई लोह का फुट्टा लेके आया था, स्केल, वो ऐसे मार रहा था, कोई स्लेटी है लोह की लेके आया था, उसके चारों ओर से निकाल के उसका कवर और स्लेटी ऐसे मार रहा था, किसी खून बह रहा था, कोई कुछ कर रहा था, और चिल्ला रहे थे बच्चे, एक दूसरे को मार रहे। तब फिर एक शिक्षक को लाना पड़ा ताकि वो डंडे मार के सारे बच्चों को सीधा कर दे। तो शिक्षक आया, उसने सबके चांटे मारे और बच्चे एकदम सीधे हो गए। अब क्या उत्पन्न हो गया? शांति और व्यवस्था। फिर उन बच्चों को पढ़ाया गया, दिखाया गया, सद्बुद्धि दी गई। अब बच्चे, गुरुजी सो रहे हैं तो बच्चे अपना अपना काम कर रहे हैं, सब प्रेम से रह रहे हैं, मिलके खाना खा रहे हैं, और गुरुजी चले गए। अब बताओ, पहले जब बच्चे झगड़ रहे थे तो भी शिक्षक नहीं था, वो भी अराजकता है। अब सारे बच्चे अपना अपना काम कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ खाना खा रहे हैं, भातृत्व और बंधुत्व से रह रहे हैं, अब भी गुरुजी नहीं है, तो ये भी अराजकता है। तो एक अराजकता नेगेटिव होती है, एक अराजकता पॉजिटिव होती है। राज्य दोनों में नहीं होता। फिर इसमें तो राज्य लाया जाता है और इसमें राज्य को हटाया जाता है। तो लोग अच्छे हो गए हैं तब राज्य की आवश्यकता ही नहीं है। तो राम राज्य में राज्य होता ही नहीं है। पुलिस, सेना, झगड़े, हिंसा, उत्पात नहीं होते इस राज्य के अंदर, वो होता है राम राज्य। तो अराजकता कुल मिला के राम राज्य होता है। सही अर्थ में जो अराजकता है, हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। तो अब आप बताओ अराजकता क्या है? आपको सिर्फ जो एज ए आइडियोलॉजी हम जो कर रहे हैं उसमें अराजकता का कौन सा अर्थ लेंगे, नेगेटिव या पॉजिटिव? नहीं, पॉजिटिव अर्थ लेंगे। तो अब बताओ अराजकता क्या है? तो आप नेगेटिव को तो भूल जाओ। अराजकता एक शोषण विहीन,
वर्ग विहीन, राज्य विहीन, दमन विहीन, सकारात्मक अवस्था है। ये अच्छी होती है। सब लोग सेल्फ डिसिप्लिन होते हैं। डिसिप्लिन लेने के लिए सेना और न्यायालय नहीं होते। ऐसी अवस्था को हम अराजकतावाद बोलते हैं। ठीक है, एक सकारात्मक पॉजिटिव बढ़िया व्यवस्था होती है जो अराजकता होती है। होगी। अब ये अराजकतावादी यानी बहुत ही प्रकार के हैं। एक प्रबुद्ध अराजकतावाद है। ये विलियम गॉडविन का है। विलियम गॉडविन ब्रिटेन का था। प्रबुद्ध होता है एनलाइटमेंट या सुलझा हुआ। लोग अपराध क्यों करते हैं, लोग झगड़ते क्यों हैं, अव्यवस्था क्यों फैलाते हैं, बताओ? क्योंकि वो समझदार नहीं होते। अगर लोगों को समझदार कर दिया जाए, उनको ये बता दिया जाए कि झगड़ने में तुम्हारा अहित है और शांत रहने में तुम्हारा हित है, लोग शांत हो जाएंगे। जो लोग तार्किक होते हैं, जो लोग विवेकशील होते हैं, जो लोग प्रबुद्ध होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, जो रैशनल लोग होते हैं, वो तर्क से देखते हैं कि किस काम में हानि है और किस काम में लाभ है। तो तार्किक विवेकशील बौद्धिक व्यक्ति जो लाभ और हानि के बारे में अच्छी तरह से जानता है वो होता है, बाकी तो मूर्ख होते हैं। तो अगर विवेकशीलता का डेवलप हो गया तो विवेकशील आदमी लाभ हानि को सोचेगा और उसको पता चलेगा कि झगड़ा करने में है हानि और शांत रहने में है लाभ। तो लोग हो जाएंगे शांत। शांत हो जाएंगे तो न पुलिस है, न राज्य है, न शोषण है, न वर्ग भेद है, न ऊंच नीच है, कुछ नहीं है। बहुत अच्छा समाज है। अब राजा को कोई पूछता ही नहीं है क्योंकि राजा की जरूरत ही नहीं है। मन्नू आया कब था? जब लोग मूर्खतापूर्वक तरीके से झगड़ रहे थे, मूर्ख लोग झगड़ रहे थे। तो हमने बचपन में एक कहानी पढ़ी थी कि उसमें यह कहा गया कि ये लड्डू पड़े हैं और आपको खाने हैं, लेकिन आप अपने हाथ से लड्डू नहीं खाओगे। लड्डू खाओ तो हाथ से टच नहीं होना चाहिए। तो बताओ कैसे खाओगे? तो मूर्खों ने क्या किया, लड्डू उछाला और ऊपर मुंह किया। विवेकशील लोगों ने क्या किया, लड्डू उठाया और दूसरे के मुंह में दे दिया और पहले ने उसके मुंह में दे दिया। तो खुद का हाथ भी नहीं लगा और शांति से लड्डू खा ली। तो ये जो ऊपर उछाल उछाल के खाते हैं ये प्रबुद्ध नहीं होते, मूर्ख होते हैं। तो ऐसे लोगों को तो सीधा करना चाहिए। लेकिन जब लोग समझदार है तो राज्य की आवश्यकता नहीं है। तो प्रबुद्ध अराजकतावाद किसका आया? विलियम गॉडविन का। ये लगभग 1800 के आसपास की बात है। हालांकि जब हम प्लेटो, अरस्तु और ग्रीक काल था ना, उस टाइम भी एक अनार्किस्ट था, वो था जेनो। ये जो जेनो का स्टोइकवाद पढ़ते हैं ना, ये अराजकतावादी थे। राज्य क्या करता है, छोटी चर्चा करें। हमारे साथ संकट क्या है कि राज्य की छवि हमारे दिमाग में नहीं है। हमारे दिमाग में छवि है सरकार की, क्योंकि सरकार की छवि हमारे दिमाग में बनी हुई है। कई बार सरकार की छवि नहीं होती। जैसे हमारे यहाँ छवि है मोदी जी की छवि, क्योंकि मोदी जी क्या है? सरकार है। ठीक है, अब मैं आप कुछ बोलना चाह रहे हैं। मोदी जी एक साधारण आदमी है, मान के चलो आप, वैसे ही पैदा हुए मां के जैसे हम पैदा हुए। तो सारी इंटेलिजेंसी, सारी ताकत मोदी जी के पास नहीं है। हम भी मानव है, वो भी मानव है। तो आपको कोई चीज अच्छी लगी, यार ये सही चीज, अपने को ऐसा करना चाहिए, लेकिन मोदी जी को वो चीज अच्छी नहीं लगी। अब कुल मिला के सरकार को अच्छी नहीं लगी। अब आगे आओ, राज्य को अच्छी नहीं लगी। तो आप अब तो आगे, अब तो राज्य समझने लगे राज्य क्या होता है। वो राज्य को अच्छी नहीं लगी,
तो पुलिस आपको फट से पकड़ेगी और आपको अंदर डाल देगी। पीछे एक आदमी था, उसको कावड़ यात्रा अच्छी लगी तो वो कहां चला गया, कावड़ यात्रा में चला गया, उसने कावड़ यात्रा का गुणगान किया। एक को ये लगा कि इससे मानवीय श्रम की क्षति होती है या इससे पोंगापंथी फैलती है, उसने इसका विरोध कर दिया। तो जो कावड़ यात्रा का समर्थन कर रहा था उसकी जय जयकार हुई, इसने विरोध कर दिया, उसको पुलिस ने पकड़ा और कहां ठोक दिया, जेल में। यानी राज्य ने उसको पकड़ा, उसको जेल में ठोक दिया। अब ये जो जेल में ठोक दिया, अब उस आदमी के जो स्वतंत्र विचार थे, उसके भाव थे, वो दब गए। अब दबाए किसने बताओ? राज्य ने। तो राज्य सहायक नहीं होता, राज्य हमारे बहुत सारी प्रतिभाओं को, हमारे विचारों को, भावनाओं को, मूल्यों को, विश्वासों को दमन कर देता है। इसलिए राज्य एक शोषणकारी सत्ता है जो हमें फैलने नहीं देती, बल्कि हमें सीमित करती है और एक निश्चित रास्ते पे चलने के लिए मजबूर करती है। बस ये है अराजकतावाद। तो अभी मैंने गलत उदाहरण दिया, अब मैं सही उदाहरण देता हूं। मैं अपने सारे शब्द वापस लेता हूं। मोदी जी साधारण मानव नहीं है, क्योंकि साधारण मानव कभी प्रधानमंत्री नहीं बनते, वो असाधारण मानव है। तो हम किसकी चर्चा कर रहे हैं? विलियम गॉडविन की चर्चा कर रहे हैं। ये मैरी वुलस्टोनोक्राफ्ट, नाम सुना आपने? उनके पति थे ये। तो इसका मतलब ये 1800 के आसपास हुए, ठीक है। तो इनका प्रबुद्ध अराजकतावाद है। फिर दो प्रकार का और अराजकतावाद आया। एक आया क्रांतिकारी अराजकतावाद। और एक आया प्रशांत अराजकतावाद। प्रशांत होता है, शांत ही होता है क्रांतिकारी। ये जो क्रांतिकारी अराजकतावाद आया, ये भी अलग अलग प्रकार का है। ये प्रोंदो का आया। प्रोंदा फ्रांस का बहुत बड़ा विचारक था, लेकिन इसे कार्ल मार्क्स इसकी नहीं बनती थी, तो प्रोंदा आया। प्रोंदा म्यूचुअल एड को क्या बोलते हैं? म्यूचुअल एड, आपस में सहायता करते हैं ना, म्यूचुअल। परस्परवादी अराजकतावाद या पारस्परिक म्यूचुअल या पारस्परिक सहायतावादी। म्यूचुअल एड एनार्किज्म। म्यूचुअल एड क्या होती है? ये प्रोंदा का है। प्रोंदा वास्तविक क्रांतिकारी अराजकतावादी है। एक तो समाज में राज्य आया क्यों, इसकी चर्चा करते हैं। पहले चलो एक कॉमन चीजें पहले बता दो किसका क्या है। मुख्य अर्थ इनका एक ही है। फिर एक साम्यवादी अराजकतावादी आया, बाकुनी। एक सोलिडरिटी अराजकतावादी आया, क्रोपोक्टिन या समेक्यवादी। अराजकतावादी क्रोपोक्टिन। तो पहले मैं आपको ये समझा देता हूं क्रांतिकारी अराजकतावाद। ये जो क्रांतिकारी अराजकतावाद है, इनका कहना है कि ये जो राज्य आया था ना, ये आया क्यों? अब कई बार राज्य समझ में नहीं आता कौन सा राज्य है, कहां आया, कब आया। अपन ऐसा कर लेते हैं, राज्य समझ नहीं है तो क्या कर लो, एक बार राजा कर लो। राजा क्यों आया था? कि राजा इसलिए आया कि शुरुआत में सारे लोग बराबर थे, लोगों की संख्या कम थी और प्रकृति में संसाधनों की संख्या ज्यादा थी। नदियां थी, पानी था, पेड़ थे, फल थे, कंदमूल थे, जानवर बहुत ही थे।
फिर क्या हुआ, आदमियों की यानी मानव की संख्या बढ़ गई। तो क्या मानव की संख्या बढ़ती है तो प्राकृतिक संसाधन बढ़ते हैं क्या? नहीं होते। नदियां तो वही रहेगी। आदमी 1 से 100 हो गए तो नदियां 1 से 100 थोड़ी होती है, नदी तो एक ही रहती है, समुद्र वही है, पेड़ पौधे वही है, वो नहीं बढ़ते। तो मानव तेज गति से बढ़ा, प्रकृति वही थी। तो प्रकृति उसका भरण पोषण नहीं कर पाई। भरण पोषण नहीं कर पाई तो आदमी कई बार भूखा रह जाता था। तो उसने सोचा यार मैं कोई ऐसी व्यवस्था करूं ताकि कल की चिंता नहीं हो। तो इस कल की चिंता को रोकने के लिए कुछ लोगों ने जमीन के ऊपर कब्जा कर लिया और उसके ऊपर फसलें पैदा की। जो जमीन पे कब्जा नहीं कर पाए वो उनके दास बन गए, उनके खेतों में काम करने लग गए। तो समाज में फिर 2 वर्ग हो गए, एक अमीर और एक गरीब। अब उन गरीबों दासों ने कहा, अरे तू यार मजे कर रहा है यार, आराम से उठता है, कोड़ा लेके आता है, हमें 4 4 फटकारता है। 25 एक साल पहले की बात थी, अपने साथ ही घूमते थे। 25 साल में अपने ये हालात हो गए, तू मालिक हो गया और मैं दास हो गया। तो उनका है तो तू हमारे जैसा ही। तो उन्होंने उसको पीटा, पीट के उसके सारा सामान छीन लिया। तो दूसरे और मालिक को लगा यार ये मेरे वाले दास मुझे भी पीटेंगे। तो सारे मालिक मिले, बोले इन दासों का इलाज क्या करें। कि इन दासों का एक इलाज है, पुलिस रखो और उसको डंडे दो और कुल्हाड़ियां दो। तो फिर पुलिस बनाई गई और उसके हाथ में डंडे और कुल्हाड़ियां दी गई। तो जब भी दास मालिक का विरोध करते थे उसको कौन पीटती थी? पुलिस पीटती थी। सामंत किसान को पीट पीट के मार देता था। तो क्या सामंत कभी जेल गया क्या? नहीं गया। राजा ऐसे मजाक मजाक में गोली मार देता था, राजा कभी जेल गया? नहीं गया। अगर प्रजा में कोई बोल गया, सामंत के सामने कोई किसान बोल गया तो वो जेल जाता था। तो बताओ राज्य किसके लिए पैदा हुआ था? राज्य किसका होता है ये बताओ आप। राज्य अमीरों का होता है और वो संपत्ति की रक्षा के लिए पैदा हुआ था। ये कौन कहते हैं? क्रांतिकारी राजकतावादी कहते हैं। तो अब क्या करें? तो राज्य हमेशा ही अमीर लोगों का होता है, उन्हीं के हितों की रक्षा करता है। पहले वो जब ग्रीक काल था तो मालिकों की रक्षा करता था, मध्य काल आया तो सामंतों की रक्षा करता था, और आधुनिक काल आया तो पूंजीपतियों की रक्षा करता है। तो अब क्रांति हो गई और क्रांति के बाद जो उच्च शोषणकर्ता वर्ग है, राज्य उसके हितों का रक्षक है, उस वर्ग को ही खत्म कर देंगे। उस वर्ग की हितैषी संस्था राज्य है, तो वो शोषणकारी वर्ग नहीं रहेगा, तो उसकी संस्था राज्य भी नहीं रहेगी। तो सारे लोग बराबर हो जाएंगे, कोई किसी का शोषण नहीं करेगा, कोई ऊंचा नीचा नहीं होगा, कोई अमीर गरीब नहीं होगा, कोई वर्ग नहीं होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा। तो क्या राज्य की जरूरत है क्या? कि अमीर ही नहीं है तो अमीरों की जो भाईचारे वाला राज्य है वो भी नहीं है, तो संस्थाएं भी नहीं रहेगी, अमीर भी नहीं रहेंगे। तो पूंजीपतियों को जब मार दिया जाएगा उसके बाद राज्य की कोई जरूरत नहीं है। तो कुल मिला के जो क्रांतिकारी साम्यवादी विचारक होते हैं वो राज्य को समाप्त करना चाहते हैं। क्यों? क्यों समाप्त करना चाहते हैं? क्योंकि राज्य कोशिश करता है कि अमीर और गरीब का भेद बना रहे। राज्य कोशिश करता है कि धनी लोग गरीबों का शोषण करता रहे। तो ये उस व्यवस्था को समाप्त नहीं करता बल्कि उस व्यवस्था को बनाए रखता है, बढ़ाता है उसको। तो राज्य अमीरों को मार के और उनकी संस्था समाप्त कर दो जो गरीबों का शोषण करती है और शोषण और बुर्जुआवाद को बढ़ावा देती है। तो ये हो गया कौन सा अराजकतावाद? क्रांतिकारी। इसके लिए खून बहाना पड़ेगा। तो अब समाज में 2 ही वर्ग होते हैं, एक अमीर और एक गरीब। क्रांति होगी तो गरीब अमीरों को मार देंगे, संपत्ति का सार्वजनिकरण हो जाएगा, निजी संपत्ति नहीं होगी, तो अमीर गरीब का भेद भी नहीं होगा, सारे लोग बराबर हो जाएंगे, सारे लोग आर्थिक इच्छाएं पूर्ति हो गई है, तो अब राज्य की जरूरत नहीं है। तो ये कुल मिला के राज्य समाप्त कैसे हो? राज्य समाप्त हो सकता है काय से? विवेकशीलता। सारे लोग शाणे हो जाओ, लड़ो मत। राज्य समाप्त हो सकता है काय से? क्रांति से।
हिंसक क्रांति होगी, खून बहेगा लाल रंग का और अमीरों को मारा जाएगा। फिर अमीरों की जो सहयोगी संस्था वो समाप्त हो जाएगी। प्रोंदा, बाकुनिन और क्रोपोगटिन। प्रोंदा बोला फिर क्या होगा, राज्य नहीं होगा तो लोग क्या करेंगे, अपनी अपनी सोसाइटी बना लेंगे। जैसे ये मोहल्ला है, अभी मैं कल पढ़ रहा था, परसों आप देखना, भास्कर में शायद आया हुआ था कि ये जो बौद्ध होते हैं ना, ये क्या करते हैं, बौद्धों के पुलिस नहीं होती, जो ट्रेडिशनल बौद्ध होते हैं, ये क्या करते हैं, दलाई लामा की फोटो सामने रखते हैं, बौद्ध पंचायत बैठ जाती है और वो पंचायत सारे फैसले कर देती है उस दलाई लामा का नाम लेके, और सारे लोग उस फैसले को मान लेते हैं। कितना ही बड़ा झगड़ा हो ऐसे सुलटा लेते हैं। तो वो न्यायालय गए क्या, थाने गए क्या, अब राज्य की जरूरत ही नहीं है। लोगों ने अपने अपने समुदाय बनाए और पारस्परिक सहायता करके ना एक दूसरे की, और पारस्परिक समझौते करके अपराध करना, शोषण करना ही छोड़ दिया। तो अब राज्य है ही नहीं, राज्य तो समाप्त कर दिया। मुद्दा है कि राज्य समाप्त हो जाएगा तो हम काम कैसे चलाएंगे, तो एक दूसरे की सहायता करके काम चलाएंगे, हम झगड़ेंगे नहीं, एक दूसरे की सहायता करेंगे, किसी का शोषण नहीं करेंगे। यह है प्रोंदा का। बाकुदीन बोला क्या होगा, कि होगा क्या, जो भी संपत्ति है उस पर सारे मजदूरों का हक हो जाएगा। संपत्ति निजी नहीं होगी, सार्वजनिक होगी, सारे लोग मिल बैठ के काम करेंगे, मिल बैठ के खाएंगे। लड़ाइयां कब होती है, लड़ाई तब होती है जब कुछ लोग अमीर होते हैं और कुछ गरीब होते हैं, तब झगड़े होते हैं। जब सारे ही लोग अच्छी स्थिति में होते झगड़े नहीं होते, साम्यवादी। फिर ऐसे सॉलिडिटी और भाईचारा पैदा होता है। क्रोपोगटिन बोला कि समाज ऐसा नहीं होता जैसा डार्विन कह के गया था। डार्विन कैसा बता के गया समाज को, बताओ। डार्विन बता के गया कि समाज में वही लोग जिंदा रहते हैं जो योग्य होते हैं। तो क्रोपोगटिन ने बोला डार्विन मूर्ख है। डार्विन मूर्ख नहीं है, मूर्ख है हर्बर्ट स्पेंसर, जिसने जीव विज्ञान में जो डार्विनवाद था उसको कहां लागू कर दिया, समाज में लागू कर दिया। चलो जीवों पे डार्विनवाद लागू होता है क्योंकि जीव में बुद्धि नहीं होती। तो क्या मानव और पशु एक जैसे होते हैं क्या, जंगल और मानव समाज एक जैसे होते हैं? जंगल में जरूर वही जिंदा रहता है जो योग्य होता है, लेकिन आदमी में बुद्धि होती है, यहां वो भी जिंदा रह सकता है जो योग्य है नहीं है। वो कैसे रहेगा? तो सॉलिडरिटी, बंधुत्व और भाईचारे से। तो आदमी की मूल आदत डार्विनवादी नहीं होती, आदमी की मूल आदत समेक्यवादी होती है। अच्छा, एक पशु कमजोर पड़ गया जंगल के अंदर, कमजोर पड़ गया, इतने में शेर आया। मान लो एक कोई गाय थी वो कमजोर पड़ गई, या हिरण था वो कमजोर पड़ गया, शेर आया, शेर आती बाकी हिरण भाग गए। शेर ने यार उस कमजोर पे झपटा मारा, उसको खा गया। अपन ऐसा करते हैं क्या, कोई कमजोर है उसको दबोचते हैं क्या? अपना एक दोस्त है वो पढ़ नहीं पा रहा है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है, तो अपन सब उसको लूटते हैं क्या? नहीं, अपन उसकी क्या करते हैं, सहायता करते हैं। तो आदमी कोई जंगल का जानवर थोड़ी है, आदमी समेक्यवादी होता है। तो जब हम एक दूसरे के भाईचारा से, सॉलिडरिटी से, बंधुत्व से रहेंगे तो हम शोषण नहीं करेंगे। शोषण नहीं करेंगे तो राज्य की जरूरत ही नहीं है, राज्य चला जाएगा। तो ये सब क्रांतिकारी तरीके हैं सारे। बस राज्य के बाद क्या होगा इसकी ये चर्चाएं हैं। हम ये बताओ, कार्ल मार्क्स है, कार्ल मार्क्स आपने बहुतों ने बहुत बार पढ़ा है। कार्ल मार्क्स पहले आदिम साम्यवाद था, याद आ गया? आदिम साम्यवाद सारे लोग बराबर थे, कोई किसी का शोषण नहीं करता था, राज्य नहीं था। दो ही झगड़ा था, पुरुष का और प्रकृति का, एक झगड़ा था। प्रकृति पुरुष को मार देती थी, तूफान आया, बाढ़ आई, लू चली, भूकंप आया, आदमी मर गया। शेर आया, आदमी को मार गया। बहुत सारे भैंसे आए, आदमी को टक्कर से मार दिया। तो आदमी और प्रकृति के झगड़े होते थे, वो आदिम साम्यवाद था, जब हम जंगलों में रहते थे, शिकारी अवस्था। तो अवस्था तो अच्छी थी, आदमी आदमी का शोषण नहीं करता था, लेकिन संघर्ष तो था प्रकृति में और पुरुष में। फिर आदमी ने आग जलाना सीख लिया, हथियार बनाना सीख लिया और टायर बना लिया। आग जलाई ना तो आदमी ने जानवरों को मार दिया,
और बहुत सारी चीजों को उस आग से कंट्रोल में कर लिया। अब आदमी सोता है, बाहर आग जल रही है, कोई भी जानवर पास नहीं आता आग के। तो उसने आग लगाई एक बार, आग लगे तो बहुत सारे जानवर देखने आए आग को, वो सारे जल गए तो उनको पता चल गया जलाती है आग। उससे उसने हर चीज को कंट्रोल में कर लिया। उसने फिर वन जला दिए, पेड़, और वहां खेती करने लग गया। खेती करने लग गया तो एक मालिक हो गया, और जो काम करते थे वो दास हो गए। तो अगला समाज कौन सा है? दास समाज आया। फिर आदमी किनारे आ गए, नदियों की खेती करने लग गए, बड़े बड़े खेत हो गए, राजा हो गया, सामंत आ गया। फिर सामंत और किसान आ गए, तो फिर सामंतवाद आया। फिर लोगों ने खेती में काम करना छोड़ दिया, फैक्ट्रियों में आ गए। एक आदमी फैक्ट्री का मालिक था, बाकी मजदूर थे। वो मजे करता था, मजदूर काम करते थे दिन रात। तब कौन सा युग आया? पूंजीवादी युग आया, या बुर्जुआवाद आया। तो पहले आदिम साम्यवाद था, फिर दास समाज आए, फिर सामंती समाज आए, फिर पूंजीवाद आया। पूंजीवाद में शोषण भारी हो जाता है। दास समाज में मालिक दास का बहुत ज्यादा शोषण नहीं करते, वो छोटा मोटा काम कर लेता है, आटा पीस लेता है, रोटी बना लेता है, मालिक भी खा लेता है, और वो खुद भी, वो उसके घर पे ही रहते हैं। और मालिक जी क्या हाल है, मालिक उनसे मिलता रहता है, उनके दुख दर्द पूछता रहता है। फिर आता है सामंतवाद। सामंतवाद में सामंत और किसानों के बीच में दूरी आ जाती है। सामंत अलग मकान में रहता है, डोडी में रहता है, रावड़े में रहता है, और किसान उसी गांव में दूसरे घरों में रहते हैं। लेकिन सामंत आता रहता है, घोड़े पे जा रहा है, किसानों से मिल लिया, खेतों में चला गया, शादी हुई तो सामंत ने सबको बुला लिया, वो टच में रहता है। कभी कभी कोई कष्ट में आता है, लोग जाते हैं किसान, तो सामंत सहायता कर देता है। लेकिन मालिक और दास के संबंध थोड़े से घनिष्ठ थे, सामंत के किसान के कम हो गए हैं। अब आ गया पूंजीपति। पूंजीपति मजदूरों को दिखता ही नहीं है। एक एक फैक्ट्री में हजारों लाखों मजदूर काम करते हैं, वो जानते नहीं पूंजीपति कौन है। पूंजीपति शहरों में दूर कहीं अच्छा महल बना के रहता है, मजदूर ने उसका घर देखा ही नहीं है। सुना है कि बहुत ही बड़ी गाड़ी में आता है, बहुत ही बड़ा घर है, स्विमिंग पूल है, मजे करता है, ऐसे सुना है। वो कभी भी मजदूरों के शादी पढ़ने मरने फैक्ट्री में आता ही नहीं है। वो आता है सिर्फ पैसे उठाने के लिए आता है, हिसाब देखने के लिए आता है, मजदूरों के दुख दर्द नहीं सुनता। अब मजदूर में उसमें पूर्ण अलगाव हो गया है। अब मजदूर को पूंजीपति से कोई प्रेम नहीं है। शोषण पहले से ज्यादा हो गया है, मानवता पहले से कम हो गई है। तो ऐसे में मजदूर मिलके क्रांति कर देते हैं और उस बुर्जुआ को मार देते हैं। फैक्ट्री सब मजदूरों की हो जाती है, संपत्ति सार्वजनिक हो जाती है, निजी संपत्ति समाप्त हो जाती है। तो ये जब इनको मारा जाता है बुर्जुआओं को, तब एक अवस्था आती है, उसमें दादागिरी जो करते हैं वो मजदूर करते हैं, तो मजदूरों की तानाशाही आती है। उसको बोलते हैं सरोहारा का अधिनायकवाद। ये तब तक रहता है जब तक कि अंतिम पूंजीपति नहीं मार दिया जाता। फिर एक दिन पूंजीपति ने जो रस्सियां बनाई थी, उसी रस्सियों के ऊपर मजदूर पूंजीपति को लटका देते हैं। फिर अंतिम पूंजीपति मर जाता है। अब सारे कौन है? सिर्फ मजदूर है। कितना वर्ग बचा है? एक। वो एक दूसरे का शोषण नहीं करते, संपत्ति सबकी है, उनके हालात सुधर जाते हैं। और तब एक अवस्था आती है साम्यवाद। साम्यवाद में राज्य नहीं है, धर्म नहीं है, वर्ग नहीं है, शोषण नहीं है, किसी प्रकार का कोई शोषण नहीं है। तो ऐसी शोषण विहीन, वर्ग विहीन, राज्य विहीन, दमन विहीन, धर्म विहीन, धर्म भी नहीं होता साम्यवाद में, ऐसी अवस्था को हम क्या बोलते हैं? साम्यवाद। तो कार्ल मार्क्स का जो साम्यवाद है वो है क्या बताओ? अराजकतावादी है, उसमें भी राज्य है नहीं है, शोषण है तो राज्य है, शोषण है ही नहीं तो राज्य की जरूरत क्या है? तो कार्ल मार्क्स भी अंततः अराजकतावादी हो जाता है। तो प्रबुद्ध अराजकतावाद, क्रांतिकारी अराजकतावाद। अब हम कर रहे हैं प्रशांत अराजकतावाद, शांत अराजकतावाद, या इसको आप कह दो नैतिक अराजकतावाद, या इसको कह दो भला अराजकतावाद, या इसको कह दो दार्शनिक अराजकतावाद, फिलोसॉफिकल अनार्किज्म, आप इसको कुछ भी कह दो। तो प्रशांत अराजकतावाद को आप नैतिक अराजकतावाद भी कह सकते हैं, इसको आप दार्शनिक अराजकतावाद, फिलोसॉफिकल भी कह सकते हैं। ये किसका है?
ये महात्मा गांधी का जो राम राज्य है, महात्मा गांधी के राम राज्य में राज्य नहीं होता। तो महात्मा गांधी का राम राज्य कैसा राजसत्तावाद है? प्रशांत राजसत्तावाद है। ऐसा ही जो एक और प्रकार का राजसत्तावाद है वो थोरो का है। ऐसा ही राजसत्तावाद है वो एक रशियन है, लियो टोल्स्टॉय। लियो थोरो है, थोरो तो यूएस का था, अमेरिका का था। लियो टोल्स्टॉय रूस का था। लियो टोल्स्टॉय। तो कैसे आएगा राजसत्तावाद? गांधी के अकॉर्डिंग आदमी की मूल प्रवृत्ति हिंसा होती है, अहिंसा होती है। हाँ, अपन कहते नहीं, हिंसा होती है, हिंसा नहीं होती। हिंसा होती तो आदमी झगड़ ही रहा होता। आदमी शांत रहना चाहता है। अब ये बताओ, पति पत्नी की कई बार शादी होती है, दोनों के विचार नहीं मिलते, तो शुरुआत में मैं तेरे को देख लूंगा और ये कर दूंगा और वो कर दूंगा, और फिर उसको नींद नहीं आती रात को। नींद नहीं आती तो वो झगड़े चलते हैं उसके दिमाग में, उसकी बीपी रहने लगती है। मतलब अंततः वो करते क्या है, फिर दोनों शांत हो जाते हैं। अब उनको पता आता है कि आनंद झगड़े में नहीं, आनंद है शांति में। तो आदमी की मूल प्रवृत्ति शांत रहने की है, अपराध करने की, चोरी करने की, झूठ बोलने की नहीं है। तो महात्मा गांधी कहते हैं एक दिन आदमी शांत हो जाएंगे, अच्छे भले नैतिक समझदार हो जाएंगे, उस दिन राज्य की जरूरत नहीं होगी। तो कौन सा राजकतावाद आया? प्रशांत राजकतावाद। तो महात्मा गांधी, लियो टोल्स्टॉय, थोरो, एक दिन आदमी भगवान की लीन हो जाएंगे, चीजों का त्याग कर देंगे। ठीक है, वो असत्य का पालन नहीं करेंगे, वो ब्रह्मचारी हो जाएंगे। वो अस्तेय और अप्रिग्रह चीजों का हद से ज्यादा इकट्ठी नहीं करेंगे। झगड़ा कब होता है? झगड़ा तब होता है जब एक आदमी हद से ज्यादा चीजों को इकट्ठा कर लेता है और दूसरों के पास खाने को भोजन भी नहीं होता, तब अव्यवस्था फैलती है। तो अस्तेय अपरिग्रह आएगा तो शांति आ जाएगी, फिर राज्य की जरूरत ही नहीं होगी। तो गांधी जी का जो राम राज्य है वो कैसा राजसत्तावाद है? प्रशांत। उसमें राज्य नहीं होता, पुलिस मिलिट्री ऐसी तानाशाही सत्ताएं नहीं होती। तो हमें एक और प्रकार की आइडियोलॉजी की, कौन सा? अराजकतावाद। क्या वर्तमान में भी चर्चा चलती है क्या? हाँ, चलती है। एक विचारक है मरे बुकचिन, इसकी और चर्चा कर लेते हैं जाते जाते। समकालीन चर्चाएं, ये तो पुरानी चर्चाएं हैं, 50 साल, 100 साल, 200 साल पुरानी। एक ताजा चर्चा कर लेते हैं मरे बुकचिन की। पोस्ट अनार्किल सोसाइटी, क्या ऐसा कोई कंसेप्ट है इसका? पोस्ट अनार्किल तो है नहीं, वो है स्केर सिटी। हाँ, स्केर सिटी अनार्किल है इसका। पहले तो स्केर सिटी क्या होती है? स्केर सिटी होती है अभाव होना, अभाव को बोलते हैं। पूंजीवाद में 1% लोगों के पास सब कुछ होता है और 99% लोगों के पास गरिमा, पैसा, घर, मकान, इनकी स्केर सिटी होती है। तो पोस्ट स्केर सिटी क्या है बताओ? अब बताओ पोस्ट स्केर सिटी क्या है? इसका तात्पर्य है कि अब अभाव नहीं है। तो अभाव नहीं है, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पोस्ट स्केर सिटी। अनार्किज्म कब आता है, राज्य कब आता है? अभाव होता है। अभाव होता है तो लोग झगड़ते हैं, तो राज्य आता है।
अभाव होता है, कुछ लोग गरीब होते हैं, कुछ अमीर होते हैं, तो राज्य कल्याणकारी होता है, गरीबों की सहायता के लिए आता है। तो अमीरों को लूट से बचाने के लिए भी राज्य आता है और गरीबों की सहायता के लिए भी राज्य आता है। कल्याणकारी राज्य गरीबों की सहायता करता है। अब आ गया पोस्ट स्केर्सिटी। अब अभाव है ही नहीं, अब कोई गरीब है ही नहीं, सबकी इच्छाएं पूरी हो गई, मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो गई है। क्या लोग झगड़ेंगे? क्या नहीं झगड़ेंगे। तो कैसी एनार्की लाएगा? पोस्ट स्केर्सिटी। तो अब ये कहते हैं धीरे धीरे विकेंद्रीकरण हो जाएगा, राज्य सत्ता कमजोर हो जाएगी, नियंत्रण कम हो जाएंगे, लोकतंत्र फैल जाएंगे, लोग जागरूक हो जाएंगे, सहभागिता बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो राज्य की शक्तियां बहुत ही कम हो जाएगी। तो इसको हम क्या बोला? पोस्ट स्केर्सिटी एनार्की, मरे बुक्सिन का। क्या वास्तव में ऐसा होता है क्या? सत्य नहीं है। अमेरिका में पैसे की कोई कमी नहीं है, लोगों की अमीरी में कोई कमी नहीं है। बताओ, वहां राज्य कमजोर हो रहा है, शक्तिशाली हो रहा है? पीछे ही एक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार था ट्रंप का, उसने ट्रंप के लिए कहा कि गधा है एक नंबर का। भारत जैसा अच्छा दोस्त बनाया था चीन को काउंटर करने के लिए, और टैरिफ लगा के, और ये अपने उस दोस्त को खो रहा है। और एक बार दोस्ती में दरार पैदा हो जाती है ना, तो मस्तिष्क में रहती है, हमेशा देख लेंगे तेरे को। एक बार बोलते नहीं हो, लेकिन मौका मिलते चूकते भी नहीं हो। तो ट्रंप ने उसके ऊपर केस करा दिया कि छापे मारो इसके ऊपर। अपने यहाँ भी तो ईडी और सीबीआई छापे मारती है ना, सेम कंडीशन कहां कर रखी है उसने। तो वहां राज्य कमजोर हुआ या शक्तिशाली हुआ है? शक्तिशाली हुआ है। तो कौन कहता है कि जब पैसा आता है, अभावोत्तर युग आता है, तो राज्य कमजोर होता है? हम तो किसका विरोध कर रहे हैं? मरे बुक्सिन का भी विरोध कर रहे हैं। तो ये तो अपनी बातें कह रहे हैं। तो आपसे ये पूछे कि मरे बुक्सिन का राज्य भी चलेगा नहीं, ये बात चलती नहीं है, किसने कहा? मेरे लिए कहता, उन्होंने कहा था। तो मरे बुक्सिन कह रहा है कि अभाव नहीं होगा, पोस्ट स्केर्सिटी आएगी, उत्तर अभावोत्तर युग आएगा, तब राज्य नहीं होगा। अपन कह रहे हैं कि अभाव दूर भी होता है तो भी राज्य जाता नहीं है, राज्य बना ही रहता है और लोगों को पीटता मारता रहता है। तो हमने एक कंसेप्ट कौन सा किया? अराजकतावाद। एक बार मैं पी लेता हूँ। थैंक यू, थैंक यू। नमस्कार। हम कल जो चर्चा